वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। तो प्यारे साथियों, आज का जो ये वीडियो है ये इस पर होने वाला है कि जो हाल ही में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा से जो उन्होंने एटम बॉम्ब के नाम पर प्रश्न पूछे हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, उस 1 घंटा 10 मिनट 13 सेकंड के प्रोग्राम, उस वीडियो के आधार पर ये उसका एक एनालिसिस होने वाला है। ये इस एनालिसिस में हम जो कुछ सवाल उस वीडियो के स्टेटमेंट्स जो वीडियो में उन्होंने दिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने, उसके जो प्रश्न बनते हैं उस पर आज हम ये ये प्रश्न हम लीडर ऑफ अपोजिशन से पूछेंगे और चाहेंगे कि इसका वो उचित और सही जवाब भी हमें दें। तो मेरा पहले तो जब वो मैंने देखा उसको, तो उसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, वो बता रहे हैं कि उनको कैसे शक हुआ वोट चोरी का। उन्होंने आरोप लगाया है वोट चोरी का, तो उनको शक कैसे हुआ वोट चोरी का। तो वो बताते हैं पहला रीज़न एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरा रीज़न वो जो है वो बताते हैं एग्ज़िट पोल और रियल रिज़ल्ट में डिफरेंस। मतलब कि वो पहले कहते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो लगभग एक डेमोक्रेसी में लगभग हर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को बैडली अफेक्ट करती है, लेकिन जब वो एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी को कोई नुकसान या कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा था, तब इनको वोट चोरी होने का शक हुआ। इनको ऐसा लगा कि बात में कुछ गड़बड़ है। दूसरा इनको शक, जैसा कि मैंने बताया, एग्ज़िट पोल या ओपिनियन पोल में जो रिज़ल्ट हैं वो कुछ और आ रहे हैं, और जो एक्चुअल रिज़ल्ट आते हैं चुनाव के वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है उसमें। तो इस आधार पर भी इनको वोट चोरी होने की संभावना या वोट चोरी होने की जानकारी का इनको आभास हुआ, इनको पता चला। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी की बात कही कि इससे वोट चोरी होने की इनको संभावना या इनको डाउट एक क्रिएट हुआ, तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लगभग 60 वर्षों से सत्ता में बनी हुई थी, तो क्या यही वोट चोरी का आरोप आप पर भी लगाया जा सकता है? क्या ये उचित या सही होगा? नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एग्ज़िट पोल का ये हवाला दे रहे हैं, उस एग्ज़िट पोल में बीजेपी को कहीं 330 सीट बताया जा रहा था, तो कहीं बीजेपी को 350 सीट बताया जा रहा था, लेकिन वास्तविकता में मिली कितनी? लगभग 240 सीट मिली। तो क्या बीजेपी को ये लगा कि नहीं, इस बार हम थोड़ा सा त्याग तपस्या करेंगे और 240 सीट में संतुष्ट हो जाएंगे, बाकी सीट को हम अन्य ज़रूरतमंद लोगों में बांट देंगे? क्या ऐसा कुछ बीजेपी का प्लान बना था जो आप बता रहे हैं? यदि हाँ, तो प्लीज़ इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मेरा अगला प्रश्न है कि आपने बताया कि एक व्यक्ति है जिसके मल्टीपल लोकेशंस पे, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास कोई सबूत है कि उस व्यक्ति ने मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोट भी डाला है? देखो, मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड या मल्टीपल जगहों पे, एक से अधिक जगहों पे, एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो मतदाता पर्ची है, मतदाता सूची है, उसमें नाम आना एक अलग बात है, और उस मतदाता के द्वारा अलग अलग जगहों पे जा कर के वोट डालना एक अलग बात है। यहाँ जैसे हम महासमुंद में भी कई जगहों पर देखा गया है कि दुनिया ये बात जानती है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो गांव में रहा करती थी, तो जिनका जन्म गांव में हुआ है वो जब बड़े होते हैं और अपना वोट गांव में डालते हैं, और फिर एक समय के बाद यदि वो शहर आ जाते हैं, फिर शहर में रहने लगते हैं, तो उनका शहर में भी मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है। अब इनका
मतदाता सूची जो शहर की है उसमें भी नाम है और मतदाता सूची जो ग्राम की है उसमें भी नाम है। ऐसा यहाँ पर महासमुंद नगर पालिका और पंचायत चुनाव में देखने को भी मिला था। कई लोग जिनके नाम गांव में भी है और जिनका उन्हीं का नाम यहाँ शहर में भी है, तो वो अपने अनुसार तय करे कि वो गांव में जा कर के अपना वोट देना चाहते हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं, या शहर में रह करके नगर पालिका में अपना वोट देना चाहते हैं, कास्ट करना चाहते हैं। तो मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड्स होना एक बात है, ये बेशक ये निसंदेह एक डिस्क्रिपेंसी है। मल्टीपल लोकेशंस पर, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पर वोटर आईडी कार्ड का होना या मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में एक ही वोटर का नाम होना, ये डिस्क्रिपेंसी है। पर यह अपराध तब बनेगा जब वह व्यक्ति एक से अधिक जगह जा करके एक से अधिक बार अपना वोट डाले जा रहा है। यदि आपके पास कोई सबूत है कि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है, तो वो आप जनता के सामने रखिए। जब ये बारे में पता किया गया और उनके एक पड़ोस के यहाँ जाया गया, जिनका आपने वोटर आईडी कार्ड और मतदाता सूची या जो आपने मतदाता सूची का जो आपने फ़ोटो अपने डिस्प्ले बोर्ड में दिखाया था, तब वहाँ उनके जो पड़ोसी हैं मिस्टर लक्षित, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि ये जो श्रीवास्तव जी का परिवार है यहाँ काफ़ी वर्षों से लौट करके नहीं आया है, और जब ये लौट करके नहीं आया है, ये आगे पता चलता है कि वो महाराष्ट्र में उनका बेटा पढ़ाई कर रहा था, अब कर्नाटका में कहीं पर वो जॉब करता है, तो पूरा परिवार वहाँ जा कर के शिफ्ट हो गया है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूँ कि यदि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम वोट चोरी के आधार पर बना जा सकता है, तो मेरा आपसे पूछना है कि क्या सीएम भी वोट चोरी के आधार पर बना जा सकता है? जहाँ जहाँ आपकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है या कहीं आपकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिनका अलायंस है, उस अलायंस के लोगों ने जहाँ जहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करी है, वहाँ पर जो सीएम बने हैं, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी या आपकी अलायंस वाली पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या वो भी वोट चोरी के आधार पर बने हैं? आप ऐसा कहना चाहते हैं? क्योंकि ये तो दोनों तरफ प्रश्न आएगा। यदि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पीएम है वो वोट चोरी के आधार पर बने हैं, तो बात ये भी बनेगी कि जो सीएम है क्या वो भी वोट चोरी के आधार पर बनते हैं? मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब ये वोट चोरी जिसका आपने आरोप लगाया है ये कर्नाटका में हो रही थी, उस वक्त कर्नाटका में सरकार किसकी थी? उस वक्त कर्नाटका में सरकार किसकी थी जिसकी नाक के नीचे से इतना बड़ा एक कांड, इतना बड़ा एक मामला हो गया और गवर्नमेंट को कुछ पता भी ना चला? ये तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो ईवीएम वीवीपैट्स के बारे में आप पिछले 10-11 सालों से निरंतर ये कहते आ रहे थे कि ये जो ईवीएम है, और फिर जब कुछ साल पहले वीवीपैट को उसमें जोड़ा गया, तो लगभग उन तमाम वर्षों में आपने जो ये आरोप ईवीएम और फिर उसके बाद ये आरोप वीवीपैट पर लगाने शुरू किए थे, ये सभी आरोप आज क्या है, आज कहाँ है? आपने खुद अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले वोट चोरी वाले वीडियो में ये कह दिया, जब आपसे पूछा गया कि उस ईवीएम और वीवीपैट पर आप क्या कहेंगे, तो आपने कहा कि मैं कंजेक्चर्स के आधार पर कुछ नहीं बोलना चाहता। मतलब ये जो आप पिछले इतने समय से, इतने सालों से, इतने वर्षों से आप कह रहे थे, ये आप महज तुक्के के आधार पर लोगों को, देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, अंधेरे में रख रहे थे। जिन लोगों को कंजेक्चर्स का अर्थ नहीं पता है, मैं उनके लिए बता दूं, कंजेक्चर्स का अर्थ होता है एक प्रकार का गैस किसी विषय को लेकर के। तो जो गैस आप कर रहे थे, तुक्का आप लगा रहे थे, और तुक्के के आधार पर जो आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे थे, वो सब खत्म हो गया। इतना सब कुछ करने का आधार आपका अनुमान, आपका तुक्का ही निकला। तो इसके लिए आप जनता को ये उत्तर दीजिए कि ये सब चीज़ जो आपने पहले करी है,
क्या इस बात की गारंटी है कि ये आप अब नहीं कर रहे हैं? अपने किसी भी हित को साधने के लिए ये काम आप अब नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? आगे आते हैं और बात करते हैं कि यदि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इलेक्शन कमीशन को किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में आपकी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है या उस पार्टी की गवर्नमेंट है जो आपके साथ अलायंस में है, तो क्या आप ये बात मानेंगे कि वो भी वहाँ पर उस स्टेट में इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस कर रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वेस्ट बंगाल के शुभेंदु अधिकारी ने, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ये आरोप लगाया है कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बांग्लादेशी जो आते हैं बाहर से उनको वोटर आईडी कार्ड बना करके प्रदान कर रही है। तो क्या आप कहते हैं, आप मानते हैं कि जो ये आरोप शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी लगा रही है ये सत्य कह रही है, बीजेपी सही, आप ये मानते हैं? मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आपने एक बात कही कि आपको बीजेपी के एक पैटर्न से बड़ा प्रॉब्लम है और बड़ा डाउट आपके मन में क्रिएट होता है, जैसे कि लाडली बहन योजना या वो योजना है जो वो फ्री बीज के नाम पर जनता को देती है। तो ये कहने से पहले क्या आपने विचार किया था कि आज तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है? उन्होंने कोई फ्रीबीज वाली योजना का शुभारंभ या उद्घाटन किया है क्या? क्या आपने विचार किया कि कर्नाटका के जो चुनाव हैं वो आपने किन वादों पर, किन प्रॉमिसेस पर जीते थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप ही ने बताया ना कि इतना बड़ा काम हो गया है और इतना सब कुछ हो गया है, तो इसकी तो जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं आपकी बात गंभीरता से ले रहा हूँ क्योंकि आप हमारी देश की संसद के लोअर हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। आपको बिल्कुल ये यदि कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो आपको तो उस पर प्रमाण देना होगा ना, वरना ऐसा ना हो कि जैसे आपके इतने साल के आरोप ईवीएम वीवीपैट पर आज आपने कंजक्चर्स बोल दिया, आज आप इस वोट चोरी के आरोप को कल कहीं जा कर के कुछ सालों के बाद अपना हित जब आप साधता हुआ नहीं पाएंगे तो आप इसको भी कंजक्चर्स बोल देंगे। लेकिन इन सभी समय में गुमराह होता कौन है? हमारे देश का आम नागरिक। मैं फिर कहता हूँ, यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है, जो कि मैं मान रहा हूँ कि एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में नाम होना या डिस्क्रिपेंसी है, इसका निराकरण होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। हमारे देश और हमारे देश का लोकतंत्र हमेशा मजबूत होते रहना चाहिए और इसके लिए ज़रूरत है कि जो ऐसी मतदाता सूची हैं वो त्रुटि रहित हों। लेकिन इन्हीं सब कामों को दूर करने के लिए, इन्हीं सब जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए तो एसआईआर होता है ना। तो एसआईआर जब इलेक्शन कमीशन ने कराया तो जिसको आप एटम बम कह रहे हैं, ये एटम बम तो आज से कुछ दिन पहले, आपसे भी पहले, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में फोड़ दिया। ये तो आपने कोई नया चीज़ नहीं बताया। वोट चोरी किसको बोलते हैं? बूथ कैप्चरिंग को वोट चोरी बोला जाएगा? बिल्कुल बोला जाएगा। तो ये क्या बूथ कैप्चरिंग का नाम किसी ने आज से पहले कभी सुना नहीं था क्या? तो वोट चोरी और वोट चोरी का शक जिन आधार पर आपको बन रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ, वो वोट चोरी होने की कोई सबूत, कोई एविडेंस आपके पास है? क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि इस एक व्यक्ति ने एक से अधिक जगह पर जाकर के वोट दिया है? और वो अगर आप साबित कर सकते हैं, वो वोट देना आप साबित कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ आइए, इस चीज़ को देश के सामने रखिए। देश का अधिकार है कि वो इन सब बातों के बारे में जाने और इसको सुधार कराए। इसी के लिए आपको वहाँ पर चुन करके भेजा गया है, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ पर बनाया गया है। पर निराधार बातों पर सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति
इस प्रकार की बयानबाजी करता है जिसका उसके पास कोई सबूत ना हो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी छवि और भविष्य में उसकी द्वारा कही जाने वाली बातों को ही जो महत्व मिलना चाहिए उसको कम करेगा। जैसे कि ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि भागो शेर आया, एक लड़का बोला करता था, एक व्यक्ति जो बार बार भागो शेर आया बोला था। तो जिस दिन वास्तविकता में शेर आया या जिस दिन वास्तविकता में उसको मदद की ज़रूरत पड़ी, जब वो कोई जेन्युइन बात कह रहा था, किसी ने भी उस पर भरोसा या विश्वास नहीं किया और उसका परिणाम क्या हुआ सबको पता है। तो इस तरह से लोगों को निराधार बातों पर बिना किसी सबूत के आधार पर गुमराह करना बिल्कुल गलत है। जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं वो सुधार उनमें होना चाहिए और जो कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। ये मैंने जो 7 प्रश्न किए हैं और इन 7 प्रश्न को मैंने जिस आधार पर किया है, ये वो वीडियो है जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने वोट चोरी के नाम से साझा किया था और उस पर मैंने ये अपना एनालिसिस बनाया है। ये मेरे मन में प्रश्न आए, ये मैंने प्रश्न उनसे पूछे, इसका वो जवाब उत्तर दें। देश की जो जनता है उसका हर अधिकार है कि वो प्रश्न पूछे और उसको उसका उत्तर मिले। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हम करते हैं। आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारे से यहाँ तक जुड़े रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।